नमस्कार दोस्तों। देखिए, रिसेशन अबाउट टू रीच है। रिसेशन कहें, मंदी कहें या महामंदी कहें, ये लगभग हम लोगों की लाइफ में पहुंचने वाला है। और इसकी अनाउंसमेंट भले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 दिन पहले करी हो कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, गोल्ड ना खरीदें 1 साल तक, खाने का ऑयल कम यूज़ करें, या उर्वरक फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करें, देसी पद्धतियों से खेती करें। ये भले ही इन्होंने 10 दिन पहले कहा और उनके कहने के साथ ही ये बात क्लियर हो गई कि कुछ ना कुछ बड़ी समस्या रास्ते में है। पर इसका बीजारोपण जो हुआ था ना, वो फरवरी में हो गया था। और या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने के साथ ही मंदी की आहट पूरे वर्ल्ड को सुनाई देने लग गई थी। पहले हमारे ऊपर टैरिफ का डंडा रहा, इसके बाद ये युद्ध चालू हो गया। युद्ध चालू हुआ तो युद्ध की वजह से क्रूड प्राइजेस चेंज होने लग गए, और क्रूड प्राइजेस की वजह से सारी की सारी, जैसे मैंने अपनी वीडियो इन्फ्लेशन साइकिल एंड डिफ्लेशन साइकिल में बताया था कि जैसे ही एनर्जी प्राइजेस चेंज होती हैं तो पूरे साइकिल पे असर पड़ता है। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि असर कैसे पड़ता है। देखिए, जैसे ही क्रूड ऑयल बढ़ता, क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ने लग जाते हैं, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपकी खाने पीने की चीज़ें, आपकी डेली यूज़ की चीज़ें महंगी होने लग जाती हैं, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे ही निर्भर करता है। और बहुत सारे हमारे डेली यूजेस के प्रोडक्ट हैं जो कि क्रूड ऑयल से बनते हैं, लाइक पेंट है, फ्यूल है जो कि ब्रेड कुकिंग में और खाने पीने की चीज़ें बनाने में यूज होता है। इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पे पड़ता है, और ये सब मिल करके महंगाई को बढ़ाते हैं। महंगाई रोज़ बढ़ती जाती है, रोज़ बढ़ती जाती है। लोग क्या करते हैं कि अपनी कंजम्पशन कम करने लग जाते हैं, और गवर्नमेंट की भी इच्छा ऐसे होने लग जाती है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि कंजम्पशन कम हो जाए, जिससे पैसे कम खर्च हों, और पैसे कम खर्च हों तो शायद हालात सुधार सुधर जाए, या हालात में सुधार हो जाए। परंतु ये ना दो धारी तलवार है। जो इकोनॉमी, मंदी एंड डेवलपमेंट जो है, ये एक तरीके से ना साइकिल है और दो धारी तलवार है। क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ेंगे, एनर्जी प्राइजेस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो लोग खर्चे कम करना चालू करेंगे, खर्चे कम करना चालू करेंगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जाएगी तो रिसेशन आ जाएगा। ये साइकिल ऐसे ही चलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास भी मेजर्स होते हैं कि गवर्नमेंट को जब लगता है कि बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिक्वेस्ट करी कि आप पेट्रोल डीजल यूज़ ना करें, सोना ना खरीदें, और ट्रैवल ना करें, आप खाने की वस्तुएं कम यूज़ करें, खाने का ऑयल कम यूज़ करें, फर्टिलाइज़र कम यूज़ करें। अगर ये कहने भर से कंट्रोल नहीं होगा तो गवर्नमेंट अपने मेजर्स इस्तेमाल करेगी। गवर्नमेंट प्रोडक्ट डिलीवरीज पे लिमिटेशंस लगा देगी। और सबसे बड़ा महंगाई कंट्रोल का जो मेजर होता है गवर्नमेंट के पास, वो सबसे बड़ा मेजर होता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देना। जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो कंपनियां दबाव महसूस करने लग जाती हैं, क्योंकि कंपनियों पे इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ने लग जाता है। उनके प्रॉफिट्स कम होने लग जाते हैं, और जब उनके प्रॉफिट्स कम होने लग जाते हैं तो कैसे ना कैसे करके अपने खर्चे बचाने की सोचने लग जाती हैं। नतीजा क्या होता है कि नौकरियों में छंटनी आरंभ हो जाती है। नौकरियों में छंटनी जब आरंभ होती है तो किसी की नौकरी चली जाएगी, कोई बेचारा बेरोजगार हो जाएगा, किसी की नौकरी लगने वाली होगी वो नहीं लगेगी। इस तरीके की समस्या
खड़ी हो जाती है, और जब खड़ी होती है इस तरीके की समस्या तो लोग कंजम्पशन कम हो जाती है, कंजम्पशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने लग जाती है। और जब कंजम्पशन ख़त्म होने लग जाती है तो और ड्रास्टिक इम्पैक्ट इसका इंडस्ट्री पे आता है, क्योंकि कंजम्पशन ख़त्म होने के साथ ही मार्केट से डिमांड ख़त्म होती है, और मार्केट से डिमांड ख़त्म होने पर इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन डाउन होता है, और प्रोडक्शन डाउन होने के साथ ही जो कंपल्सिव मैन फोर्स है उसमें भी ले ऑफ साइकिल चालू हो जाती है। अगर मैं पूरी साइकिल एक्सप्लेन करने लगूंगा तो हमें कई दिन की वीडियो बनानी पड़ेगी, जिससे इकोनॉमिक्स का एक एक पॉइंट डिस्कस करें, जिससे आप लोगों को साइकिल क्लियर होगी। पर इसको सीधा सीधा समझना ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ बोला है तो कुछ बड़ा हो रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बुरी तरीके से चेंज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा हो रहा है। और कुछ बड़ा हो रहा है तो देखिए, इस बड़े इवेंट को मैं, आप या हम जैसे लाखों लोग मिलकर भी इसको रोक तो नहीं सकते। इस मैटर को कुछ लोग पॉलिटिसाइज करने लग जाते हैं। कुछ लोग की आदत होती है कि किसी भी मैटर को पॉलिटिकल लिंक लगा करके उसको जोड़ देना और उसी पर डिस्कशन करना। ये इवेंट ऐसा है, ये प्रॉब्लम ऐसा है, कल भी मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि इवेंट ऐसा है जो हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। ये जो मंदी आ रही है हमारे देश के अंदर, ये इंपॉर्टेंट मंदी है, इसका कोई डोमेस्टिक रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कहीं फेल हो गई है, ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम कहीं फेल हो गया है, नहीं। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप। सपोज आपके फादर हैं आपके घर में, वो अच्छा काम करते हैं, उनकी डिग्री अच्छी है, एक लंबे टाइम से कमाते आ रहे हैं, घर को चलाते आ रहे हैं, घर के सारे खर्चे पूरे करते हैं, किसी कारण बस उनकी कंपनी बंद हो जाती है। वो नौकरी से नहीं निकाले जाते हैं, उनकी कंपनी बंद हो जाती है। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि आपके फादर की नौकरी नहीं जाती है, वो कंपनी से नहीं निकाले जाते हैं, कंपनी बंद हो जाती है। तो क्या जब आपके फादर अपनी कंपनी बंद हो जाने की वजह से जब जॉबलेस हो जाते हैं तो अपने फादर को ब्लेम करने लग जाते हैं, या आप अरेंजमेंट्स करते हैं कि हम इस समस्या से कैसे बाहर निकलें? सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट फेल नहीं हुई है यहाँ पर, हमारी गवर्नमेंट ने कोई मिस्टेक नहीं किया है यहाँ पर। ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लग गया है। आप सोचिए, जिस हॉर्मोज से 3,3500 बैरल डेली क्रॉस करते थे, उस हॉर्मोज की कैपेसिटी 150 से 200 की हो गई है। इससे ज़्यादा बैरल निकालता ही नहीं है ईरान वहाँ से। क्या इसको मिस्टर मोदी चेंज कर सकते हैं? या जो लोग मिस्टर मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, क्या वो ठीक कर सकते हैं? आई एम सॉरी, मैं इस वीडियो को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, बस चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि आप बजाय कि क्रिटिसिज्म में जाने के, बजाय कि दुनिया भर के प्रलाप करने के, आप अपनी व्यवस्थाओं पे ध्यान दें, आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, और आप अपने आप को बचाने की सोचें। मेरे वीडियो का पॉइंट है कि जब रिसेशन आ ही रहा है, सारी दुनिया कह रही है, मिस्टर उदय कोटक ने भी अभी पीछे स्टेटमेंट दी, और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग मिस्टर मोदी, मिस्टर ट्रम्प, और कितने सारे लोग स्टेटमेंट्स रोज दे रहे हैं कि डिकेड्स की जो मेहनत थी वो ख़त्म होने जा रही है, और अगला एक डिकेड लग जाएगा, एक दशक लग जाएगा इस सारे नुकसान की भरपाई करने में। तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा ही ना सर। अब समस्या ये है कि या तो हम रोएं या इस समस्या से बचने के उपाय करें। मैं सिर्फ आपको डराने नहीं आया हूं कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और डरने से कुछ होगा भी नहीं। डरने से पैनिक बटन ऑन हो जाएगा, और पैनिक बटन जब ऑन हो जाएगा तो सारे फैसले गलत 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 होंगे। मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्या हम करें जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाए। मैं अर्थशास्त्रियों वाला बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं दूंगा कि आप इमरजेंसी फंड बनाइए, आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए, आप इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि आज जब रिसेशन हमारे गेट पे खड़ा है
तो मेरी इस सलाह का कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं आपको बोलूं कि अब इमरजेंसी फंड बना लीजिए। अब तो जो होना था हो गया है। अब ये कहने से कुछ नहीं होगा कि आप इमरजेंसी फंड बनाइए, ये कहने से कुछ नहीं होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब आप सोचेंगे कि जब ये करना नहीं है तो क्या करें जिससे हम रिसेशन से बचेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिनको ध्यान में रखेंगे तो आप इस रिसेशन से काफी हद तक बच के रह सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि आप इंश्योर कीजिए कि आपका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो सिक्योर रहे। वो सिक्योर कैसे रहेगा कि रिसेशन चाहे जितना मर्जी आ जाए, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने उन एम्प्लॉइयों को अपने आप से अलग करना नहीं चाहती है जो उनके कोर एम्प्लॉय होते हैं, जो मेहनत करके काम करते हैं और जो प्रोसेस को संभाल के रखते हैं। तो आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरे लगन से कीजिए। ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आप एक्सेप्ट कर सकें, जिससे कंपनी आपको टर्मिनेट करने का, आपको ले ऑफ करने के बारे में ना सोचे। इससे आपका सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। दूसरा काम आपका ये है कि आप अपने खर्चों को बिल्कुल नियंत्रित कीजिए। अगले 1 साल तक अपने खर्चों को बिल्कुल नियंत्रित कीजिए। जो ज़रूरी खर्चे हैं आप उन्हीं को कीजिए। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में बताया है कि आप बजट कैसे बनाएं, अपने खर्चे को कैसे कंट्रोल करें। अगर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को मत खरीदिए। जिस मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, नेटफ्लिक्स की ज़रूरत नहीं है, 2 मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, 5 जोड़ी जूतों की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी आउटिंग की ज़रूरत नहीं है, बाहर खाना खाने जाने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों पे बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके, और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप कंजूसी कर रहे हैं ये करके, ये कंजूसी नहीं है। आप देश हित में रिसोर्सेज को सेव करेंगे। आप याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने बोला था कि जब एक बार महामारी आई थी तो उन्होंने बोला था एक टाइम का व्रत मैं रखना चालू कर रहा हूँ, आप सब भी मेरे साथ एक टाइम का व्रत रखिए, जिससे अनाज अवेलेबल रहेगा पूरे देश में। तो ये विचार तो आप दिमाग में लाइए भी मत कि आप कंजूसी कर रहे हैं। आप कंजूसी नहीं कर रहे हैं। आप जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं। आप सोचिए जरा कि क्या बुरा हो जाएगा आपके साथ अगर आप 6 महीने बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे। क्या बुरा हो जाएगा ऐसा आपके साथ अगर आप 6 महीने की नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप नहीं लेंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएंगे तो। क्या बुरा हो जाएगा अगर आप घर में 5 एसी चलाने के बजाय 1 एसी या 2 एसी या 3 एसी में काम चला लेंगे। क्या बुरा हो जाएगा अगर आप एसी का टेम्परेचर 27 सेट करके रखेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको करके आप बहुत सारा खर्चा बचा सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा एफर्ट आपकी इनकम को पूरी तरीके से मैनेज करेगा और आपको एक लॉन्ग टर्म तक की सस्टेनेबिलिटी देगा। तो आप ये छोटे उपाय करना शुरू कीजिए, अपने खर्चों को कंट्रोल में कीजिए। इसके अगले पॉइंट पे हम आते हैं कि जो सेविंग्स हैं आपकी, उन सेविंग्स को संभाल के रखिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जितनी सेविंग्स होती हैं उनको या तो हम म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं या फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं या अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स में डाल देते हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं है, पर मैं आपको यहाँ वो बताने आया हूँ जो इस रिसेशन के पीरियड में आप कीजिए जिससे आप सुरक्षित रहें। आपके बैंक अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है, ज़्यादा फंड पड़ा हुआ है, तो रिस्क पे है। क्योंकि जब रिसेशन आता है ना तो बैंक्स के फेल होने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। आप बोलेंगे बैंक्स कैसे फेल हो जाएंगे? बिल्कुल बैंक्स फेल हो जाते हैं। आज एक साथ सारे के सारे लोग, सारे डिपॉजिटर्स चले जाएं और बैंक से पैसा विड्रॉ करने की डिमांड करने लग जाएं, बैंक फेल हो जाएगा। बैंक आपके पैसे को ऐसा थोड़ी कि तकिए के नीचे लेके रखा रहता है, लॉकर में रखा हुआ है, नहीं। जो आप पैसा बैंक को देते हैं, डिपॉजिट देते हैं बैंक को, वो बैंक हमें लोन के रूप में दे देता है और लोन चैनलाइज होता है और उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है बैंक अपने लैंडेड फंड पे 8% 9% इंटरेस्ट अर्न करता है। तो आपको आपके डिपॉजिट्स पे 6% 5% इंटरेस्ट देता है। बैंक का बिजनेस ही यही है,
आपसे डिपॉजिट लेना और बाहर उसको लैंड करना। आप आज खड़े हो जाएं जाकर के कि नहीं नहीं मुझे तो मेरा सारा फंड निकाल के दे दीजिए, सारा फंड निकाल के दीजिए। बैंक ईमानदार है, बैंक चाहता है आपको पैसे दे दें, पर बैंक दे नहीं पाएगा। उसका रीजन है कि आप, बैंक ने तो आपसे पैसा लेकर के मार्केट में लैंड कर दिया है, वो एक साइकिल चला रहा है, उसका पैसा, बैंक का पैसा उसी साइकिल में ही आएगा। तो आज आपका सारा पैसा कहां से लौटा देगा? इसलिए इस रिसेशन के पीरियड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पास लिक्विडिटी बना के रखें। लिक्विडिटी कैसे बनी रहेगी? बैंकों में जो पैसा रखें वो इस लिमिट में रखें कि वो आरबीआई द्वारा प्रोवाइडेड इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत हो। बैंक्स में जो आपका पैसा जमा है वो सारा सुरक्षित नहीं है, उस पर आरबीआई सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस देती है। आपका पैसा 2 करोड़ रुपए भी जमा है तो आरबीआई आपको बैंक के फेल होने की कंडीशन में सिर्फ 5 लाख रुपए ही देगी। तो अगर आपका 25 लाख रुपए जमा है बैंकों में तो आप 4-4 लाख, 3-3 लाख करके 5-7 बैंकों में रखें। जनरल सिचुएशन में ये चीज़ एडवाइजेबल नहीं होती है, पर आज जो सिचुएशन है, जिस हिसाब से रिसेशन है कॉर्नर पे और जिस हिसाब से बैंक्स के फेल होने के डर बने हुए हैं, आप अपने पैसे को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखें। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वही इन्वेस्टमेंट्स बना के रखिए जो लॉन्ग टर्म के लिए है। नहीं तो अपनी ज़रूरतों को, जैसे मान लीजिए कि आप अपना इमरजेंसी फंड, आज मैं बोलो कि आप इमरजेंसी फंड बनाइए, तो इमरजेंसी फंड आज तो बनेगा नहीं, पर जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आपके डिपॉजिट्स हैं, अगर वो लिक्विड हो सकती हैं तो उनसे आप अपने घर के 6 से 8 महीने के खर्चे के इक्विवेलेंट अलग अलग 3-4 बैंकों में डिपॉजिट करके रखिए, पैसा जमा करके रखिए, जिससे अगर कोई मिसहैप हो जाए, कहीं आपकी नौकरी चली जाए, कोई ले ऑफ लग जाए, तो आप अपने खर्चों को चला सके। पर अगर सारे पैसे एक ही बैंक में रख देंगे आप, तो भी आप रिस्क पे हो जाएंगे। बाय द वे वो बैंक फेल हो गया तो आपका पैसा विड्रॉ ही नहीं हो पाएगा। पर वही पैसा अगर आपने 3-3 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपए करके 7-8 बैंकों में रखा होगा तो एक बैंक फेल हो जाएगा, 2 बैंक फेल हो जाएगा, हिंदुस्तान के सारे बैंक तो फेल होने से रहे। इस तरीके से आपकी लिक्विडिटी प्रॉपर आपके हाथ में बनी रहेगी। अगला पॉइंट है मेरा कि आप कुछ पैसा अपने घर में कैश में रखें। अगर कैश आपके पास अर्निंग नहीं आती है तो बैंक से निकाल के रखें, पर लिक्विड मनी अपने हाथ में, हार्ड कैश जरूर रखें। इनकम टैक्स द्वारा प्रोवाइड की हुई लिमिट्स का ध्यान रखें। 2 लाख हैं, 1 लाख, 2 लाख रुपए हैं, अगर आप लोग 2-3 लोग कमाने वाले हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने लिमिट्स को, और लगभग थोड़ा बहुत कैश अपने घर में लिक्विड रखें ताकि इमरजेंसी में आपके काम आए। अब इसके अगला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने अपना अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा। आप कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, और अगर आपने नहीं ले रखा हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लीजिए। कल सुबह जगने के बाद सबसे पहला काम कीजिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। मैं दोबारा अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताता आया हूँ और आज भी बता रहा हूँ, मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, ना मुझे ये कहने का कोई कमीशन मिलेगा। मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस रिसेशन के पीरियड में अगर आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति बीमार हो गया तो आपकी 6-8 महीने की अरेंजमेंट्स को एक बार में वाइप आउट कर देगा। पर अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो आप अपने मेडिकल इमरजेंसीज को आराम से हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि एक आजकल ना जॉबलेस इंश्योरेंस आता है। कई लोगों ने इस बारे में सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि जॉबलेस इंश्योरेंस देती हैं। आप अगर किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स दे करके, जैसे कि मैं टाटा AIG को जानता हूँ, मैं रिकमेंडेशन कोई नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप टाटा AIG से इंश्योरेंस लीजिए, ना ही मैं कोई प्रमोशनल कॉस्ट लेता हूँ। मैं सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं कि टाटा AIG इस टाइप का जॉबलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी जो प्रोवाइड करती होंगी। हो सके तो आप एक जॉबलेस इंश्योरेंस लेके रख लें। छोटा सा प्रीमियम जाएगा, पर आप एटलीस्ट सिक्योर होंगे। 3 से 6 महीने की सैलरी वो लोग जॉब जाने की कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि आप घर से बाहर कम से कम जाएं।
वीकेंड्स पे, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं बच्चों की, कोशिश करें सबको समझाएं, अपने घर में रहें, घर में टाइम पास करें, घर के टाइम को एंजॉय करें, घर से बाहर कम से कम जाएं। घर से बाहर आप नहीं जाएंगे तो एक तो आपकी हेल्थ सही रहेगी, दूसरा आपके खर्चे कम होंगे, तीसरा आप इस रिसेशन से बच पाएंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना करें। जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उस चीज़ को ना खरीदें। अपने डेली रूटीन्स को मेंटेन करें, समय पे सोएं, समय पे जगें, समय पे भोजन करें, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर आपका ऑफिस चल रहा है, काम है आपके पास, तो समय से ऑफिस जाएं, पूरी ईमानदारी से काम करें और समय से ऑफिस से वापस आएं, ताकि आपकी जॉब के जाने का खतरा कम से कम रहे। इसके साथ ही आप अपने डेली रूटीन्स को मेंटेन कीजिए, डेली व्यवस्थाएं बना के रखिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, अपनी फैमिली को हेल्दी रखिए, ताकि कोई भी, मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश ये कीजिए कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई अननेसेसरी एक्सपेंस, अननेसेसरी बर्डन, इमरजेंसी एक्सपेंस, इमरजेंसी बर्डन ना आए। और आप कुछ इंश्योरेंस लेके रखिए, ताकि कोई इमरजेंसी इमरजेंसी क्रिएट हो जाए या इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा हो जाए तो आप उसको संभाल पाएँ, आप उससे बच पाएँ। आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने आप को इस रिसेशन पीरियड में एस्टेब्लिश रख सकते हैं, अपने आप को इस रिसेशन से बचा के रख सकते हैं और ये टफ टाइम कैसे पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एक बात जो नहीं करनी है वो ये है कि आपको डरना नहीं है, आपको पैनिक मोड में नहीं आना है, आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। और हमने क्या नहीं देखा, कोरोना देखा, नोटबंदी देखी, 2008 की मंदी देखी, सब देखा है हमने। ये टाइम भी पार हो जाएगा। कोशिश करें डोमेस्टिक बनी हुई चीज़ें खरीदें, उन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें जो बाहर देशों से इंपोर्ट हो रही हैं। इससे आपकी पॉकेट पे तो बहुत असर नहीं पड़ेगा, पर देश की इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। हमें अपना ख्याल तो रखना ही रखना है, साथ में इंडियन इकोनॉमी का भी ख्याल रखना है। प्राइम मिनिस्टर ने जो रिक्वेस्ट हम लोगों से करी है उस रिक्वेस्ट का भी ख्याल रखना है और हमें पॉलिटिकल कोलैबोरेशन से, पॉलिटिकल थॉट से, पॉलिटिकल परसेप्शन से निकल के सोचना है कि हम इस मुसीबत की घड़ी से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे बचा के रखेंगे अपने आप को। और जब हम बचे रहेंगे तो ये पॉलिटिक्स, ये डेवलपमेंट, ये क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है और ये सब चलता रहेगा। मुद्दा ये है कि हम ठीक रहें, हम अपना ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें और उससे थोड़ा बहुत अगर हमारे पास समय बच जाए तो हम अपने देश, अपने समाज का ध्यान रखें। मैं इसके साथ ही इस वीडियो को अंत करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप लोगों को मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, मेरी विचारधारा समझ में आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरीके के और वीडियोस बनाने का और जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में अब तक सीखा है उससे आप लोगों की हेल्प करने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर giving me time and thanks for being with me for such a long time. Thank you very much. Thanks once again. Thank you very much.